बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। Distance of the center of gravity of the remaining position from the center of the circle is। देखिए तीन टर्म होता है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ज्योमेट्रिक सेंटर। कई बार ये तीनों सेम होता है और कई बार ये तीनों सेम नहीं होता है। जैसे हम लोग जो सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जहाँ उसको सेंटर मान के ड्रॉ करते हैं उसको ज्योमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। तो जैसे सेमी सर्कल लीजिएगा तो ज्योमेट्रिक सेंटर ये है, जबकि सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है, अलग अलग है। कई बार तीनों कोइंसाइड करता है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सर्कल लें तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही है यदि थ्रू आउट सेम है और छोटा है। तो कब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफर करेगा? जैसे हम लोग हिमालय पहाड़ ले लें तो उसमें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफर कर जाएगा। क्यों? हिमालय करीब करीब 9 किलोमीटर ऊंचाई का है, उसका हाइट करीब करीब 9 किलोमीटर है। तो from a circle of radius a an isosceles right angle triangle with the hypotenuse I the diameter of the circle। मतलब यहाँ से एक ऐसा ट्रायंगल शायद लेना चाह रहा है, या डायमीटर है तो वैसे भी तो ले सकते हैं, इसको भी तो ले सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिमेनिंग पोजिशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। अब इसमें बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना दीजिएगा। ये एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो इसका निकालना है आपको सेंटर ऑफ मास ना। कैसे निकालिएगा? हाँ 45 हो जाएगा। जगह है उधर कि नहीं है, यही बनाना होगा। है, चलिए देखते हैं। इसके लिए एक बात शायद ये होता है कि एक ट्रायंगल है, एच हाइट है इसका, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होता है, ये जगह, और ये वैल्यू h/3 होता है, h/3 होता है, ठीक है। तो क्या होगा? इसका एरिया कैसे निकालिएगा? यहाँ पे आप 90 डिग्री ले रहे थे ना, ये 45 है, ये भी 45 है। ये वाला दूरी इसका a था, देख लीजिएगा। नहीं 2a था डायमीटर। रेडियस a है तो डायमीटर कितना था? 2a। देखिए रेडियस a है तो डायमीटर हो गया 2a। आपको एक चीज़ और चाहिए होगा, हाइट चाहिए होगा इसका एरिया लिखने के लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ये चाहिए। तो ये हाइट कैसे निकलेगा?
हैं? ये बीच में होता होगा ना, आधा तो होता ही होगा, नहीं होता होगा, होना चाहिए। तो tan 45 डिग्री h/a, उस हिसाब से तो ठीक है, होगा। तो दोनों का एरिया लिखिए। पहला एरिया कितना होगा, πa², दूसरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप फार्मूला लिखिए, कोई भी x ही लिखिए, a1 x1 a2 x2। इसके लिए आपको x1 x2 कैलकुलेट करना होगा, तब बनेगा। कैसे बनाइएगा, इसका तो कोऑर्डिनेट यही होगा 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट इस लाइन पे कहीं हो जाएगा, यहाँ पे। इस ट्रायंगल का जितना हाइट है उसका 1/3, तो ए हाइट आया था तो ए था, तो ये वाई कोऑर्डिनेट होगा एक तरह से। कुछ हो निकालो, उनका फर्क पड़ता है, ऊपर नीचे कहीं भी निकालो। तो πa² इंटू 0, a² इंटू a/3, find the coordinate of center of mass of the L-shaped frame of wire। इसका मास भी m/4 हो जाएगा और इसका मास 3m/ कितना हो जाएगा 4। और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखिए। सेंटर ऑफ मास बीच में पढ़ाए थे, तो L/4 लेंथ है, तो उसका आधा कितना होगा, ठीक है। ये कितना है, 3L/4 है, तो इसका बीच कितना होगा, आप फॉर्मूला लिखिए। एक्स कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो कितना आएगा, टोटल मास m है, m/4 प्लस 3m/4 जोड़ेंगे तो m आएगा। m कट जाएगा, देख लीजिए, L/32 आ रहा है। YCM कितना होगा, इसी का सब ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास ऐसे होता है h/3 पे। उजमा बानो मास कैसे निकालते हैं, यूनिटरी मेथड। टोटल रॉड का मास m है, तो L/4 लेंथ का मास m/4 होगा, और 3L/4 लेंथ का मास 3m/4 होगा, यूनिटरी मेथड। A man of mass m stand at one end of plank of length L which lies at rest on frictionless surface. The man walk to other end of the plank. If the mass of the plank is m/3, then the distance that the man move relative to ground is। ये प्लैंक है, यहाँ पे एक तो आदमी है टकला, भविष्य में हम भी हो जाएंगे टकला, यहाँ अब चल गया, 10% खत्म हो चुका है। प्लैंक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखा हुआ, मतलब फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, मतलब बाहर का फोर्स नहीं लग रहा।
तो देयर इज नो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इनिशियल बराबर फाइनल, तो इनिशियल कितना होगा, m1 x1 m2 x2 जीरो पे है, ये l/2 होता है। बोलेगा कैसे कैसे लिख दिए, इसी को ओरिजिन मान रहे हैं। तो ये जीरो पे है और ये m/3 पूरा का आधा में होगा, रड जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो आधा में होगा तो l का आधा l/2। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है ml/6 बाई, हाँ भाई अब आदमी उधर जाएगा तो रॉड इधर आएगा, एक बाएं जाएगा तो एक दाएं जाएगा। आदमी आगे जाएगा तो ये ऐसे आएगा, क्यों, इसलिए कि सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं करना इसलिए। तो मान लीजिए कि ये एक्स इधर आ गया, अब आदमी यहाँ पहुँच गया, ऐसा कर रहा है, दूसरा एंड पहुँच गया, तो ये दूरी जो है वो l-x होगा। रड का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, यहाँ से l/2 डिस्टेंस पे, तो यहाँ से कितना होगा ये डिस्टेंस कोई बता सकता है, ये पूरा l/2 है, ये घटा दो x, तो ये वाला दूरी निकलेगा l/2 माइनस x, तो फाइनल निकालें, छोड़ो हटो। आदमी का मास m है, वो कहाँ पहुँच गया, l-x पे चला गया। आदमी तो जहाँ जाएगा वहीं सेंटर ऑफ मास होगा, आदमी यहाँ l-x पे। और प्लैंक ये है l/2 माइनस x पे बाय इनिशियल और फाइनल बराबर होना चाहिए। कटेगा, तो आदमी कितना गया, x का वैल्यू निकल गया, तो आदमी तो l-x गया है ना, आदमी कितना गया l-x, डिस्टेंस ऑफ आदमी l-x। बोले सर बहुत लेंदी है, बात तो सही है, मेथड 2 से बनाते हैं तुरंत बन जाएगा। पहले प्लैंक कैसे था, बाद में प्लैंक कैसे हो गया, आदमी यहाँ गया, एगो पढ़ाए थे फार्मूला m इंटू एक्स लेफ्ट साइड बराबर m इंटू एक्स राइट साइड, ऐसा पढ़ाए थे। प्लैंक का मास m/3 है, वो x गया, आदमी का मास m है और वो कितना गया m। आगे आदमी का l-x से बैठा देंगे आंसर में। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास हैव वेलोसिटी इतना, फर्स्ट पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेशन इतना while the acceleration of the second particle is 0, center of mass of the two particle moves in। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालिए, बाय
वेक्टर समझते हैं, आई और जे का कंपोनेंट बराबर है, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है। वेलोसिटी इधर है, डायरेक्शन को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सीधा नहीं दिख रहा है पर सीधा ही होगा, सीधा ही होगा, सीधा 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 भोला। और एक्सेलरेशन भी दिया इसी लाइन में, दूसरा का है ये नहीं है, पहला का इतने है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम साइड है, तो पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। शो पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये मैन weighing इतना is standing at the center of a flat boat and he is 20 meter from the shore. He walks 8 meter on the boat towards the shore and then halts. The boat weight इतना kg. How far is he from the shore at the end of this time? यहाँ मान लेते हैं कि shore है और ये man weights 80 kg is standing at the center of a flat boat and he is 20 meter from the shore. He walks 8 meter. यहाँ पे आदमी है, लो ना मुंडी बना। He walks 8 meter on the boat towards the shore. And then halts. 8 मीटर चल के रुक जाता है। द बोट वेट इतना कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द शोर एट द एंड ऑफ दिस टाइम। तो आदमी, आम आदमी क्या सोचेगा, 20 में से 8 चल गया, 12 आंसर होगा, 12 नहीं दिया ऑप्शन। तो खास आदमी बन के जवाब देते हैं, बुलाते हैं कोई खास आदमी को। मान लीजिए कि ये बड़ा सा बोट है, एकदम शोर के किनारे खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी है और ये दूरी कितना दिया हुआ है। अब आदमी इधर चलने लगता है तो आपको पता है बोट इधर भाग जाएगा, नहीं, आदमी यहाँ से 8 मीटर इधर आ गया, मतलब अब आदमी यहाँ आ गया, तो इसका मतलब आदमी यहाँ से 12 मीटर पे है और ये इधर कितना मीटर गया, 8। बोट एक से आगे चला गया है, आदमी पीछे गया तो बोट आगे जाएगा, एक आगे तो दूसरा पीछे, दोनों पीछे नहीं जाता। अभी बोट, आदमी अभी पीछे आया, बोलो समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, वही लगा देते हैं। आदमी 80 kg का 8 मीटर पीछे आया, ये 200 kg का एक से इधर गया। हे लड्डू, हे लड्डू, ये नहीं होगा। अब बताइए क्या होगा। 8 मीटर ये इधर आया, इसमें 3.2 तो आगे खिंचाइए गया, तो 8 में ये 3.2 उधर खिंचा ही गया, तो क्या हुआ, मतलब ये 20 मीटर था ना, ये 20 था, हाँ
ये 20 था ना जी, इसको भी मत दिखाइए, बस इधर दिखाइए कि आदमी कहीं इधर गया। तो ये x चला गया, तो आदमी ओवरऑल कितना दूर है अभी भी सोर्स से? थोड़ा सा डायग्राम ठीक से नहीं बन रहा, थोड़ा डायग्राम ठीक से बनाइए। उधर सही है, कैलकुलेशन में कोई इशूज नहीं है, डायग्राम आप ठीक से बनाइए। आगो कहता है ये मैन बीइंग इतना केजी स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए फ्लैट बोट। अच्छा, सेंटर पे था यार। एंड ही 20 मीटर फ्रॉम द शोर, ही वॉक्स 8 मीटर ऑन द बोट टुवर्ड्स द शोर एंड देन हॉल्ट्स। ठीक है, ये बोट है, ये बोट का सेंटर है, आदमी यहाँ है, और ये शोर है, और ये कह रहा है कि 20 मीटर था शायद। तो अब क्या हुआ कि आदमी इधर चलना चाह रहा है, तो बोट ऐसे भाग जाएगा कि नहीं भागेगा? तो ये ऐसे चल गया, तो बोट इधर चल गया कितना दूरी x, और आदमी यहाँ से 8 चलने की कोशिश किया था, लेकिन कहाँ चल पाएगा, बोट तो खींच के आगे ले गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा? आदमी इधर 8 मीटर चलना चाह रहा था, उसमें 3.2 और घटा दीजिए, तो ओवरऑल 3.2 घटा दीजिएगा, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5, और फिर 0.2 घटाइए 4.8, यानी आदमी कुल मिला के इधर कितना चल पाएगा? 4.8, यहाँ से 4.8 मीटर चल सकेगा। और ये टोटल दूरी मिड पॉइंट का कितना था आपको पता है? सेंटर पे था तो 10 न था, 14 हाँ, शोर से 20 मीटर है, और इधर 4.8 आ पाया, तो 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना? 16, 15.2 मीटर होना चाहिए था आंसर इसका। गड़बड़ का होगा। ये मान में कितना केजी? 80 केजी लिए है ना? 10 और नहीं, गलती बनाया है तब। He walks 8 meter on the boat towards the shore and then halts. The boat weight इतना केजी। How far is he from the shore at the end of this time? बोट उधर x गया तो ये इधर कितना गया ये पता करो। 8 - x तो नहीं ना गया, 8 - x गया, यहाँ 8 - x होगा, यही गड़बड़ हो रहा होगा। काटो तो ये कितना आ रहा? कितना बच गया? दो बचा ना, 20, 7 या 21 लगभग मान सकते हैं, तो 2.3। तो x किसका वैल्यू माने हैं? बोट का। तो 8 - x कितना होगा? 8 में से 2 गया 6, 5.7। अब 20 में से इतना घटा दो, तो 20 - 5.7, 20 में 15, सही दिया। तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि ये x गया, तो आदमी बाद में यहाँ गया, तो इसको 8 - x लिखेंगे। 8 - कितना? x, और ये वैल्यू हमारा 20 है, तो 8 - x का वैल्यू इसको सॉल्व किए तो कितना आया? 5 पॉइंट कितना आया? 7। तो ये है 5.7 और ये है 20, तो ये दूरी कितना बचेगा? 20 - इतना घटा देंगे तो आंसर आएगा। अब देख लो यार, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉल्व कर दिए।
देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कुछ नहीं पूछना है, समझ में आ गया तो चलते हैं आगे। इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड 3 मीटर वेरीज जितना, देन लीनियर मास डेंसिटी दिया मतलब यूनिट लेंथ का मास, तो x दूरी पे जाके एक dx लेंथ कट करेंगे, इसका मास कितना होगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, सिर्फ कोऑर्डिनेट बैठाना है और भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है, खाली फार्मूला में बैठा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा इसको। 2 मेन होता है, एक से ज़्यादा आदमी होता है तो मेन, और एक वो अकेले होता है तो मैं, ऐसा अंग्रेजी में। 2 मेन ऑफ मास 60 एंड 80 आर सिटिंग एट द एंड्स ऑफ बोट ऑफ मास 60 kg एंड लेंथ 4 मीटर। द बोट इज स्टेशनरी इफ द मेन नाउ एक्सचेंज देयर पोजिशन देन द सेंटर ऑफ मास लट क्या होगा। अरे यार, जहाँ पेज छोड़ना वहाँ तो पेज ही ना देते हो, कैसे होगा। 27, एक बोट है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, कौन कितना केजी वाला है लिखा है। दिमाग खराब ना करो, ठीक है। तो आदमी है ही मोटा है, और इसका मास भी है 60 kg। अब ये दोनों अपना जगह चेंज कर लेता है तो क्या होगा, कुछ तो होगा। भारी आदमी इधर आ जाएगा, हल्का उधर चल जाएगा, तो भारी इधर आ गया तो बोट ऐसे रहबे ना करेगा, बोट में भाग जाएगा ना, ऐसे ना रहेंगे। तो मोटका को यहाँ बैठा, कुपोषण का शिकार यहाँ, और रॉड का अपना। सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में है और बाहर का फोर्स नहीं लग रहा है, तो फाइनली भी रेस्ट में रहेगा। देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो लिखेंगे m इंटू एक्स लेफ्ट साइड बराबर m इंटू एक्स राइट साइड। कौन कौन बाईं ओर आ रहा है, कौन कौन दाईं ओर जा रहा है। मोटका अकेले बाईं ओर आया, नहीं आया, तो मोटे कितना इधर आया, मोटे कितना आया ये पता लगाओ। कोई बता सकता है? हमको लगता है 4 - x होगा,
देखो तो नहीं होगा। ये पूरा 4 है, ये x यहाँ आया मोटे तो 4 चल जाता, लेकिन x घट ना गया। और 60 kg वाला आदमी किधर गया? उधर चल गया। गौर से देखो तो 4 + x गया। मोहम्मद आसिफ कमाल 4 - x तो सही बोल रहा है, हम भी तो यही बोल रहे हैं कि वो पूरा 4 है, यहाँ आ जाता 4 आता, लेकिन x घटाना पड़ेगा, उधरे रह गया तो 4 - x। थोड़ा चैट वाला ऑप्शन ले जाओ तो वहाँ और ये बोट कितना गया? बोट का तो यही था, बोट यहाँ गया, x गया। बाईं तरफ जाने वाले लोग बराबर दाईं तरफ जाने वाले लोग, 1 से ज़्यादा है तो 1 लड्डू को काट डालो, 2 से काट डालो भैया, मतलब 20 से काट डालो तो 20 चौका 80, 20 तिया 60, और ये भी तिया। चौका लगाओ, चौका लगाओ, चौका लगाओ। हम 28 कर दिए ना। कितना घोटालों की सरकार चलेगी। A stick is thrown in the air and lands at some distance from the thrower. The center of mass of the stick will move along a parabolic path. क्यों ऐसा होगा? जब तक बाहर का फोर्स नहीं लगेगा चेंज नहीं होगा। ग्रेविटी तो पहले भी लग रहा था, अब भी लग रहा है, और कोई बाहर से फोर्स नहीं आया, तो जैसा होना था वैसा ही होगा। कोई अन्य फोर्स आता तो बदलाव होता। आप कैसे भी फेंकेंगे, कैसा भी शकल सूरत का हो, पैराबोलम जा रहा था तो पैराबोलम जाएगा। शकल से क्या लेना देना है? बहुत ही खराब शकल होगा, प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे इसका। ये वाला क्वेश्चन यहाँ गलती लिखा गया है, ठीक है। तो ये सवाल बनाना चाहे तो यही दिया हुआ है कि ये है, ये कितना दूरी पे होगा, सो दैट सेंटर ऑफ मास इज एट O। फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that center of mass is at, तो 2 ठो का सेंटर ऑफ मास लिख दीजिए। उसका पीछे होगा -2r/π पे, ये x पे है, ओरिजिन पे होना है तो ये 0। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, पढ़ाए थे।
2r बाई कितना पाई। बीमार घोड़ा तो नहीं है, काला घोड़ा है। ये horse drink water from a cubical container of side 1 meter as shown in figure. Level of the stomach of the horse is at a 2 meter from the ground. Assume that all the water drunk by the horse is at a level of 2 meter from the ground. Then minimum work done by the horse in drinking the entire water of the container is. Take row of water 1000 and g बराबर 10। कैसे बनाइएगा? घोड़ा का वर्क डन निकालना है। अभी पानी में है तो पानी का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएं mgh। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दिया है, क्यूब है तो साइड का क्यूब होता है, रो 1000 जी 10। सेंटर ऑफ मास जितना साइड लेंथ है उसका आधा पे होगा, तो आधा 1/2 होगा, जो कि साइड 1 मीटर दिया हुआ है, लिखा है ऐसा, तो हाफ पे इसका सेंटर ऑफ मास। आप इसको 5 किलो जूल बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 5 किलो जूल। बाद वाला फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी इनटू एच। वॉल्यूम जितना पानी का वॉल्यूम पहले था, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा पानी का। डेंसिटी 1000, इस बार ये 2 मीटर दिया है। पानी घोड़ा के पेट में 2 मीटर पे गया है, ये आ रहा है 20 किलो जूल। तो वर्क डन बाय घोड़ा कितना होगा? बोलेगा घोड़ा वर्क कैसे कर दिया? एकदम बीमार आदमी को एक गिलास में पानी दे दो, बगल में टेबल पे रख को, एकदम बीमार है, एकदम बीमार है, अब बोलो पानी पी लो, नहीं पी पाएगा, उसके शरीर में शक्ति है नहीं। पानी पीने के लिए जो आप गिलास उठाते हैं ना, ये भी वर्क है। आपको मम्मी कहीं बोले क्या कर रहे हो, एक गिलास पानी पी लीजिए, बोले मम्मी वर्क कर रहे हैं, हो गया क्या? फिजिक्स की भाषा में वर्क है। तो यू फाइनल माइनस क्या, यू इनिशियल पढ़ाए थे। वर्क डन बाय एजेंट बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया 20 माइनस 5, समझ रहे हैं? तो यही आंसर होगा। ये घोड़ा प्रेमी होगा, किसी को मन करेगा, किसी को बकरी से बहुत लगाव है तो यहाँ घोड़ा के जगह में बकरी रखते हैं। आजकल बहुत सारे लोग कुत्ता से बहुत लगाव रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ कुत्ता लिख देगा और फोटो बना देगा कुत्ता का, उससे भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो लोग को एकदम बोर लग रहा हो तो कुछ बोलो, एकदम शांत बैठा हुआ है, अब ना तो फिर हमें वो कहानी सुनाएंगे। क्या बोल रहा है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल m and 2m being acted upon by the forces 2f and f as shown in photo। कुछ नहीं करना, इसका f टोटल निकालो, दोनों सेम साइड है, और ACM होता है f टोटल बाय m टोटल, खेल खत्म। और m टोटल कितना है? खेल खत्म। x डायरेक्शन में है तो i कैप, इसकी क्या होगी? अरे यार नेट लिख रहे हैं, अब हमको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, कितना पढ़ाएंगे, पर पढ़ा देते हैं। टोटल मास 3m इंटू ACM, F कॉमन,
ये बात तो हो सकता है, सही बोल रहा है काशिफ। ऑफलाइन क्लास में थोड़ा हंसी मजाक करता आदमी। कोई बच्चा का क्लास लिया जाता था तो पूरा क्लास इंटरटेन करता था। यहाँ तो किसी का शक्ल नहीं देखें कौन कैसा दिखता है किसका क्लास में। क्लास लेंगे तो ना थोड़ा क्लास इंटरेस्टिंग बनेगा। चलो फिगर सोच, ये थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ इतना लॉन्ग हैविंग मास इतना, ये हॉलो मेटल बॉल filled with air and having a diameter इतना and total mass इतना, at what point along its length will ball and rod balance horizontally, मतलब सेंटर ऑफ मास निकालना है। कहाँ से आंसर दे रहा है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड, सब में आंसर दिया सेंटर ऑफ द रॉड से, तो इसको वाई एक्सिस मानिए। तो सेंटर ऑफ द रॉड रे बच्चा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0 0, तो ये 50 है तो ये दूरी 25 बचेगा। क्या बचेगा? 25। और ये 10 है तो यहाँ से यहाँ 5 बचेगा। पता ही नहीं है तुम लोग को। ये 25, अरे सब सेंटी है यार, वो सब गड़बड़ घोटाला हुआ है। वहाँ ऊपर सेंटी लिखा हुआ ना है। नहीं, आज चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाएगा। 2 क्लास में चैप्टर ख़त्म कर देंगे। सेंटर ऑफ मास तो हमको लोग भारत में रहने नहीं देगा, भगा देगा यहाँ से। कौन मास्टर पढ़ाया, बुलाओ तो उसको। देखिए हम क्या कह रहे हैं, 50 का आधा 25, 25 इधर 25 इधर, ये पूरा 10 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 5 होगा ना। तो 25 और 5 कितना होगा? 30। तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 30, कितना? 0। अब ठीक है ना। अब फार्मूला लिखिए सेंटर का। रड का मास कितना दिया हुआ था इसका? इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, फ्रिक्शन नहीं है, तो कैसे बनाइएगा? ये सब का A1 बराबर A2 बराबर A बराबर, ये कैसे आया? एक्सेलरेशन सिंपल क्या पढ़ा है? बाहर का फोर्स बाय टोटल मास। तो बाहर का फोर्स में इसी का mg खींचेगा, चलो चलो नीचे, चलो नीचे। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। सेंटर ऑफ मास का पूछ रहा है, तो ACM का वैल्यू कितना होगा? M1 A1 M2 A2 बाय M1 का मास m है, इसका एक्सेलरेशन I कैप, फिर m है और ये माइनस j कैप। नीचे है तो माइनस j कैप लिखेंगे ना कि नहीं लिखेंगे? m को बोलो भैया m में पास है ये आदमी। ओ m में पास, इधर आना रे, m में पास। निकाल इसका मैग्नीट्यूड। a का वैल्यू g/2 था, कहानी सुनाएं जी, कहानी सुनाएंगे तो लोग मार के भगा देगा।
चलो भैया कैसे बनाओगे? साइड लेंथ ये दिया हुआ है, सब कोई कोऑर्डिनेट बताओ तो इसका क्या होगा? बोलिए, ये लाइन समझ में आया? आधा इधर आधा उधर, तो ए साइड है तो आधा इधर आधा उधर, ये होगा। कोई बता सकता है इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसको समझ में आता है कैसे हुआ? एक्स में तो आधा ही है, पर वाई में क्या है? इतना के बाद आधा है, तो इतना तो ऑलरेडी है ए, और उसके बाद आधा है, तो ए प्लस ए बाई टू जोड़ेगा तो आएगा 3a/2। कोई इसका बताओ भैया। ऐसी तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा काशिफ। और कोई इसका बताइए। यहाँ तक a प्लस ए 2a और फिर a/2, तो 2a प्लस a/2, और y में तो और सब का मास बराबर, लगा देंगे फार्मूला, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रेट बाय सेंटर ऑफ मास। अभी कहाँ है? ये एम मास है, ये भी एम है, ये भी एम है, तो 60 का आधा होता है 30, तो अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ है। और ये दूरी कितना है? कहीं पेज सोच भी नहीं किए थे कि इतना दूर तक आज पढ़ाएंगे, यही ना दिक्कत हो जाता है, इधर पढ़ाने आ गए। अभी बचल है ना सवाल। हम यहाँ पे ले रहे थे तो कितना पढ़ाएंगे यार, जितना पढ़ाएंगे उतने का बात करते हैं ना, दिल्ली दूर काहे जा रहे हैं। एक बात बताते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको U1 से ऊपर फेंके, U2 से ऊपर फेंके, इसका G कहाँ लगेगा? G तो नीचे ही लगेगा कि बाहर लगेगा?
अब भैया इसका ACM निकालो तो। ACM M1 ये J कैप, M2 माइनस J कैप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा नोट्स तो यार यही नोट्स दे रहे हैं, यही देख देख के लिख लेना यही बोर्ड पे। इसमें कोई खास नोट्स नहीं होता है चैप्टर में। इसका ACM निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, इसकी G नीचे लगेगी, इसकी भी G नीचे लगेगी। कुछ लोग बोलेंगे ऊपर नहीं लगेगा, आप ही लोग बताइए ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, आप ही लोग बताइए। G का वैल्यू ऊपर उस दिन लगेगी जिस दिन पृथ्वी ऊपर चली जाएगी और हम लोग नीचे रहेंगे। हम लोग हवा में झूलते रहेंगे और पृथ्वी ऊपर चले जाएगी। बेटा देखो तुम लोग कैसे हवा में झूल रहे हो, पर अभी तक तो पृथ्वी ऊपर गई नहीं, इसलिए G नीचे लगेगा। रविंदर कुमार बोल रहा है G नीचे लगेगा, एकदम सही बोल रहा है। पृथ्वी ऊपर जाएगी तब G ऊपर लगेगा, ठीक है। अभी तक गई नहीं है तो चलो देखते हैं फिर से। M1A1 M2A2 M1 का वैल्यू M1 ही है, G नीचे है। M2 का वैल्यू M2 ही है, G नीचे है। बाय। वेलोसिटी का मुंडी देख के कंफ्यूज मत होना, वो किसी और का धन संपदा है, दूसरे के धन पे लालच मत करो। जिस दिन वेलोसिटी का बात करेंगे उस दिन वेलोसिटी का मुंह देखना, उसका मुंह कैसा है। आज एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं तो केवल एक्सेलरेशन का मुंडी देखिए, सॉल्व कीजिए, ये भी उतने आएगा। तो तुम लोग इसका कंक्लूजन बताओ कि इसका कंक्लूजन क्या हुआ। कंक्लूजन ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट को किधरों फेंक दो, ऊपर नीचे, कोना बना के, ओना बना के, कुछो बना के फेंक दो। 2 ठो को फेंको, 3 ठो का फेंको, 4 ठो का फेंको, 5 ठो का फेंको, ACM ऑलवेज G आएगा। यदि कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज इक्वल टू G। तो इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे? कंक्लूजन ऐसे में लिखाता है, कंक्लूजन कल्लू से लिख देते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 or more than 2 ऑब्जेक्ट two or more than two object under the influence of gravity, under the इसको याद रखना, समझ रहे। और यदि हाँ तो देते हैं अगला सवाल का जवाब। सब कुछ आपको फोटो में दिख रहा है, देखिए बढ़िया से। एक कहानी सुना देते हैं। तो लोग बोला था एगो सुना दीजिएगा, तो सुना देते हैं। एक तो साधु था, समझा ना, एक तो साधु था। तो साधु जो है ना, वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता था। कोई भी वो साधु का शिष्य नहीं बन सकता था, ऐसा वो बोलता था, ऐसा वो नियम बना के रखा था। तो
उसके गुरुकुल में जहाँ पे वो साधु पढ़ाता था सारे बच्चों को, और भी लोग पढ़ाते थे, एक पर्सनल शिष्य होता वो नहीं बनाता था। तो एक दिन एक लड़का जिद कर दिया, नहीं हम तो आपका शिष्य बनेंगे। तो साधु बोला नहीं बनाते, तुमको कैसे बनाएंगे। तो बच्चा जो है सो अनशन पे बैठ गया, अन्न जल त्याग दे, बोले जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक नहीं खाएंगे। एक आध दिन तक तो साधु को लगा मजाक कर रहा, और बच्चा 2-3 दिन तक नहीं खाया तो साधु को चिंता होने लगा कुछ हो गया तो साधु बोला एक शर्त है तब बनाएंगे। तो बच्चा पूछा शर्त क्या है। तो साधु बोला कि अब कोई भी काम करें तुम उसमें ये नहीं कहो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम हमसे कभी सवाल नहीं पूछोगे, हम कुछ भी करें मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करोगे, तुम अपना काम से मतलब रखोगे। तो बच्चा बोला बस इतना छोटा सा बात, आपके काम में हमको क्या मतलब, आप अपना काम कीजिए, एकदम मंजूर है शर्त। तो शर्त मंजूर हो गया। कुछ दिन के बाद साधु जो है सो कहीं यात्रा पे जा रहा था, तो जो नया नया शिष्य बना था बच्चा ये बोला कि हम भी चलेंगे आपके साथ। तो साधु बच्चा को ले लिया। ये लोग साधु पैदल चलता है, तो पैदल चलते चलते 2-4-5 दिन चला। एक दिन चलते चलते क्या हुआ कि शाम हो गया, तो नज़दीक में कहीं किसी का घर नहीं दिख रहा था, साधु लोग कहीं रुकेगा रात, तो दूर दूर तक कहीं घर नहीं दिख रहा था। तो और चला तो कुछ दूर पे कहीं एक दिया जलता दिखाई दिया। तो लोग वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा कि बहुत गरीब आदमी का घर है, एक ग्वाला का घर था, और बहुत गरीब आदमी था, उसकी पत्नी मर चुकी थी, उसका एक बेटा था, और उसके घर में एक तो गाय थी। तो जैसा कि साधु को बड़ा मान सम्मान है, वो गरीब आदमी के पास मुश्किल से 2-4 गो रोटी था, तो क्या किया कि कुछ गरीब ग्वाला अपना खाया, बेटा को खाया, और उसी समय से बांट के जो है वो साधु को और उसके साथ आया हुआ जो चेला था उसको दे दिया। सब कोई खा पी के सो गया। सुबह हुआ तो साधु वहाँ से निकल रहा था। तो साधु जब उसके घर से निकलने लगा तो साधु जो है सो कुछ मंत्र पढ़ दिया, उसका घर छोड़ने समय कुछ मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ा और उसकी गाय मर गई। साधु के मंत्र पढ़ते ही गाय मर गई। बच्चा को बड़ा अजीब लगा कि इतना गरीब आदमी अपने हिस्से का खाना हम लोग को खिला दिया, भाई कैसा खराब साधु है। हम लोग निकल रहे हैं तो उसका गाय को मार दिया। पर चूँकि बच्चा वचन दिया हुआ था कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आपको जो मन है वो कीजिए। फिर साधु वहाँ से निकल गया, बच्चा भी निकल गया। फिर 2-4 दिन 5 दिन चलता रहा। तो एक दिन वो राजा के दरबार के आसपास पहुंच गया, और राजा जो था वो औरंगजेब जैसा राजा मान लो, जो साधुओं से बहुत चिढ़ता था। जैसे ही साधु को औरंगजेब था, वो नहीं बोल रहे, मतलब उसके जैसा औरंगजेब भी बहुत चिढ़ता था। एक बात बोल रहे हैं, तो जैसे उस साधु को देखा, वो जो राजा था वो अपने लिए एक नया महल बनवा रहा था सामने खड़ा होके कि ऐसे बनाओगे वैसे बनाओगे, सब लोग को डिक्टेट कर रहा था। जैसे उस साधु को देखा ना, उसका पारा चढ़ गया, गुस्सा आ गया उसको। तुरंत सैनिक को बुलवाया, अब बोला इसको जितना लात जूता मार सकते हो मार के मेरे राज्य से बाहर निकालो। उसका सैनिक लोग आया, पीटना शुरू किया, साधु को घसीटा जमीन पे, खूब इंसल्ट किया और निकालने लगा। इसमें साधु कुछ मंत्र पढ़ा, और साधु कुछ मंत्र पढ़ा, और जहाँ वो राजा महल बनवाने के लिए ज़मीन का खुदाई कर रहा था, वहाँ पे एक मायावी महल बन के तैयार हो गया। मायावी महल तुम लोग महाभारत रामायण में देखा होगा, एक ऐसा महल जो कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे श्री कृष्ण जब इंद्रप्रस्थ में बनाए थे तो कौरवों को, दुर्योधन को लग ही नहीं रहा था ऐसा महल बन सकता है। उसको महल का खूबसूरती देख के चकाचौंध हो गया था। तो कुछ उस टाइप का इंद्रप्रस्थ में जैसा महल बना था, मायावी महल श्री कृष्ण बनाए थे।
कुछ उस टाइप का महल बन गया। राजा तो बहुत खुश हो गया, साला ऐसा महल तो हम बना ही नहीं सकते थे। और उसका सैनिक लोग उसको कूट के बाहर निकाल दिया। फिर बच्चा ना बहुत आश्चर्य में पड़ गया, था गजब का साधु है, इतना कूटा, इतना जमीन पे घसीटा, इतना इंसल्ट किया, फिर भी साधु ऐसा महल बनवा दिया जो राजा कभी सोच भी नहीं सकता था। और एक गरीब वाला जो साला अपने हिस्से का खाना दे दिया, अपने हिस्से का खाना दे दिया, उसका गाय मार दिया निकलने समय। बच्चा बड़ा कन्फ्यूजन में था। कुछ दिनों के बाद वो लोग आश्रम लौटा, गुरुकुल लौटा, तो बच्चा के दिमाग में हमेशा ये सवाल आता था, कितना खराब आदमी, ऐसा ये क्यों किया। तो वो वचन दिया हुआ था कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। पर बच्चा से एक दिन रहा नहीं गया, परेशान जब वो रहने लगा तो बोला एक दिन चलो साला इससे सवाल पूछ लो और हम ये गुरुकुल छोड़ देंगे, नहीं रहेंगे इसका चेला, बहुत ज़्यादा तो निकालिए ना देगा। तो जाके पूछ दिया सवाल, तो सवाल पूछ दिया तो साधु उत्तर दिया। साधु उत्तर दिया, कोई दिन ग्वाला के यहाँ जब हम लोग निकल रहे थे, तो जब हम लोग निकल रहे थे उसी समय ना उसका बेटा के ऊपर मौत आ गया था। तो उसका बेटा को बचाने के लिए हम मंत्र पढ़े और उसका मौत जो है वो ट्रांसफ़र हो गया गाय पे। उसका किसी को तो मरना था, तो उसका बेटा बच गया और उसकी गाय मर गई। फिर बोला कि वो राजा वाला में क्या था, तो बोला राजा वाला में ये था कि वो राजा जहाँ पे ज़मीन का खुदाई कर रहा है वहाँ कीमती खनिज पड़ा हुआ है, ज़मीन में हीरा सोना जैसा कोई खनिज पड़ा हुआ है। और देखवे कि वो साधु से कितना चिढ़ता है, सब भला लोग से कितना चिढ़ता है वो राजा। वो राजा के हाथ लग जाता तो सब बर्बाद कर देता। और इसलिए वहाँ सुंदर सा महल बनवा दिए। यदि नहीं बनाते, खराब महल बनाते तो फिर तोड़ के बनाता और फिर वो सारा खनिज निकाल लेता। सोना गड़ा हुआ वहाँ सारा सोना निकाल लेता। इसलिए हम ऐसा महल बना दिए कि वो गड्ढा कर ही नहीं रह सकेगा अभी, इसलिए ऐसा महल बना दिया। अब है कि तू लोग मोरल ऑफ द स्टोरी बताएगा कि इसमें तू लोग क्या सीखा, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। ठीक है, कहानी यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन तू लोग मोरल ऑफ द स्टोरी बताएगा। चलो इसका UCM निकालो तो M1 U1 M2 U2 है, सब ऊपर है, प्लस ले लो ना, ऊपर है, छोड़ो ना। ACM G के बराबर बताए थे। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला ऐसा पढ़ाए थे, याद है? ऑप्शन भी 125 दिया, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए। पहले से 30 मीटर पे था और 125 तो बाद में जब मोशन शुरू हुआ तब गया। ठीक है, तो कितना होगा? 125 प्लस 30 155। ठीक है, ये देखो ये लोग मोरल ऑफ द स्टोरी में क्या लिखा है। इसी का स्वभाव होती है, जो दिखता है वो होता नहीं है हमेशा। बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ, वो सब कहावत है। देखो यार, महान लोग ना कुछ काम करता है ना तो उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। आपको उस समय लगता है ना कि गलत हो रहा है, लेकिन शायद वो अच्छे के लिए हो रहा है। वो लोग कुछ बहुत भविष्य सोच के करता है। जैसे सरदार पटेल एक बहुत ज्ञानी आदमी था, उसको बहुत दुनियादारी का नॉलेज था, और महात्मा गांधी उसके सामने कुछ नहीं जानता था, बुड़बक आदमी था। और जब देश आज़ाद हो रहा था तो बहुत सारा बात जो है सो सरदार पटेल बोला था।
और उसके लगभग बाद से महात्मा गांधी जो है सो असहमति जता दिया। देश उसका बहुत बड़ा कीमत चुकाया। गांधी जी वो छोटा बच्चा की तरह था और सरदार पटेल उस साधु की तरह था। वो भविष्य को बहुत जानता था, क्या होने वाला है देश के साथ। 1947 में 48 में वो चिट्ठी लिखा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाइना को लेकर के, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका चिट्ठी को लेकर चिढ़ गया था। बोला तुम यार सबको खाली लड़ाने का बात करते हो, चाइना भारत के ऊपर हमला कर देगा, तुम सोच कैसे सकते हो। वो चिट्ठी आज भी भारत सरकार के पास है और 1962 में चाइना भारत पे हमला कर दिया और एक बहुत बड़ा इलाका छीन लिया। तो सोचो कितना ज्ञानी आदमी था सरदार पटेल। देता है उजमा बानो गुरु हमेशा सही सीधा देता है, सीधा ज्ञान देता है। क्या देता है पता नहीं, देखते। ये चेन ऑफ मास सेम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सेमी सर्कल एज शोन इन फिगर। A sudden jerk is given to the chain so that it start falling. Find the speed of the chain when its last link leaves the semicircle. आसान है, बना सकते हैं। देखिए लास्ट लिंक मतलब कि वो ऐसे आ जाएगा, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा ये बताना है, ठीक है। देखो बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा और जानते हो ये 2r/π पे होगा, पढ़ाएं। आर का वैल्यू कितना लिखा हुआ है देखो तो पाई लिखा हुआ है, तो बाई पाई कट गया तो ये 2 मीटर पे है। ये टोटल लंबाई होगा बच्चों पाई आर। आर का वैल्यू कितना दिया पाई, तो ये पाई गुना पाई, ये पाई स्क्वायर, ये 10 दिया है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ 5 मीटर पे होगा, आधा पे, आधा पे। के आई प्लस यू आई बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे रहे हैं। इनिशियल 0 था, एम जी एच आया 2, फाइनल हाफ एम बी स्क्वायर, और ये माइनस एम जी एच, क्यों नीचे चला गया, ये रेफरेंस लाइन है तो उसके नीचे चला गया। एनर्जी कंजर्वेशन ही लगा रहे हैं। ये सिक्का साहू जी सॉल्व कर दीजिए, एम उड़ा देंगे, ये 20 हो जाएगा। Suppose a number of identical cube each of mass m and side a lying on a level ground, then work done in peeling them one over the other each। ये ऐसा मेला लगा हुआ है, मेला, कोई बनिया जी का दुकान है, उसमें कार्टून ऐसा जमीन पे बिखरा पड़ा हुआ है। एक वो लेबर आया और उसको मालिक बोला रे सब कार्टून सरिया के रखो, तो कार्टून के ऊपर कार्टून रख देना रे, ऐसा बोला मालिक ठीक है, हाँ मालिक रख दे रहे। तो नौकर ऐसे रख दिया। जब इस अवस्था में था तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, ए साइड लेंथ मान लीजिए, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ ना होगा, तो एम जी एच हुआ a/2। ऐसा कै गो क्यूब है तो इतना हुआ टोटल इनिशियल एनर्जी। बाद में सबको एक सिंगल बॉडी मान लेंगे, रड मान लीजिए एक ठो, तो टोटल हाइट एन होगा, देखिए तो टोटल हाइट, और सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, एन बाई क्या 2, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एनएम। एनएम क्यों, एक का मास एम, ट्रप का एक सिंगल बना दिए थे एनएम जी एच। और लेबर का वर्क डन कितना होगा, मजदूर का वर्क डन कितना होगा, नौकर का वर्क डन कितना होगा, यू फाइनल माइनस क्या यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा।
ये यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length L rest on a table hanging 1 by nth part of its length hanging down from the table. The work done by the pulling force to bring the hanging part of the chain on the table. मतलब ऐसा एक चेन है, ऐसा है, और इसको टेबल पे ले आ रहा पूरा, तो कितना वर्क डन होगा? कोई खींच के लाएगा तो ना वर्क डन होगा, तब नहीं आएगा। वही नौकर को लगाए, रे ऐसे करो, मालिक को ऐसे बुलाए, नौकर क्या कर रहे रे, क्या करोगे इसका? L बाई N लेंथ नीचे है तो मास कितना नीचे होगा? देखो उजमा बानो, फिर तुम बोलेगी सर मास कैसे निकालते हैं? m बाई n, 1 बाई nth पोर्शन नीचे है तो m बाई nth पोर्शन होगा मास का। बोलो होगा ना? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? नीचे है, दो एक हो माइनस mgh होगा, माइनस m बाई n g L बाई n बाई 2 होगा, बाई 2 क्यों? सेंटर ऑफ मास का लेते हैं भैया, सेंटर ऑफ मास का लेते हैं भैया। अब फाइनल हो जाएगा, सब टेबल पे आ गया 0, वर्क डन बाय नौकर, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल।